हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएमडी स्टडी। सो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। इससे पहले मैंने सारा चैप्टर करवा दिया, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। आपकी फैमिली क्या स्टेप्स लेती है जब आप बीमार हो जाते हो। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपको अच्छा क्यों फील होता है जब अगर आप थोड़ी देर के लिए सो जाते हो। व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन। यहाँ पे मिसप्रिंट है, गलत प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे आएगा व्हाई डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन, यानी कि उस मेडिसिन को क्यों इंक्लूड किया गया है। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, इट वुड अपीयर दैट देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शनस डिजीज़। एक इन्फेक्शनस डिजीज़ को जो कि फैलती है पर्सन टू पर्सन, उसे ट्रीट करने के दो तरीके हैं। वन वुड टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़ एंड अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़। एक तो उसका इफेक्ट कम करना, दूसरा उसकी जड़ को ही मार देना, कॉज को ही ख़त्म कर देना। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम। पहले हम ऐसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे जो सिम्टम्स को कम करेगा। सिम्टम्स कम होंगे। सिम्टम्स क्यों होते हैं? इन्फ्लामेशन की वजह से जो स्वेलिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आपका फीवर नीचे आ जाता है और आपका पेन भी कम हो जाता है और लूज मोशंस भी। और आप अगर बेड रेस्ट करते हो तो ताकि आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सको। जैसे आप रेस्ट क्यों करते हो? आप रेस्ट इसलिए करते हो ताकि आप में एनर्जी आ सके, आप फिर से काम कर सको। दिस विल एनेबल अस टू हैव मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। आप जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टेड माइक्रोब गो अवे एंड द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड। लेकिन इस तरह के सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट की जैसा सिम्टम हो वैसी दवाई दे दी, इससे इन्फेक्शन ना ही जाएगी और ना ही डिजीज़ कभी क्योर होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? उस माइक्रोब को मारना होगा। अब उस माइक्रोब को कैसे मारेंगे? एक तरीका तो है कि मेडिसिन ले सकते हैं माइक्रोब को किल करने के लिए। दूसरा है कि माइक्रोब को क्लासिफाई किया था डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ आए थे। इनके जो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस विच इज़ पिक्यूलर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद अदर ग्रुप्स। ये कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे वायरस जो है वो अलग है, बैक्टीरिया अलग, फंगी अलग, प्रोटोजोआ अलग। तो इन सब के जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, दीज प्रोसेसेस में भी पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस और रेस्पिरेशन। ये एक पाथवे, एक रास्ता हो सकता है। ये प्रोसेसेस जो है एक रास्ता हो सकते हैं नए सब्सटेंसेस की सिंथेसिस के लिए या फिर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। दीज पाथवेज विल नॉट बी यूज बाय अस ईदर। हम यूज़ नहीं करते इन्हें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो सेल जो है वो अपने नए सब्सटेंसेस बना लेता है। किस मैकेनिज्म के थ्रू? जो कि डिफरेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरिया बनाता है। जो बैक्टीरिया यूज़ करता है उससे अलग यूज़ करता है सेल बनाने में। हर किसी का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। हमें एक ड्रग फाइंड करनी होती है जो कि ब्लॉक करती है बैक्टीरियल सिंथेसिस को, सिंथेसिस पाथवे को बिना इफेक्ट किए, अपने खुद के इफेक्ट किए, अपने खुद के उसको इफेक्ट नहीं करना। बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे को ब्लॉक करने के लिए एक ड्रग बनानी है, यानी दवाई लेनी है। अपने खुद के वो थोड़ी रोकने हैं, सिर्फ बैक्टीरियल चीज़ को रोकना है। दिस इज़ व्हाट इज़ अचीव बाय द एंटीबायोटिक्स दैट वी आर फेमिलियर विद। इसी वजह से हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स कुछ ऐसी होती हैं जो प्रोटोजोआ को किल कर देती हैं, जैसे मलेरिया, पैरासाइट। उसके बाद वन रीज़न वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज़ दैट वायरसेस एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज दैट वायरसेस हैव देयर ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ देयर ओन। अब देखिए, इसी वजह से एंटीवायरल मेडिसिन को बनाना ज़्यादा मुश्किल है बैक्टीरियल से। तभी तो बैक्टीरिया की बन जाती है पर वायरस की नहीं बन पाती, क्योंकि वायरस के खुद के ही बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं कुछ। तो वो हमारे सेल्स को एंटर करते हैं, हमारी मशीनरी को यूज़ करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस के लिए। इसका मतलब जो है वो कुछ फ्यू वायरस जो होते हैं वो टारगेट एम करते हैं कि हाँ हमें लंग पे अटैक करना है, हमें इस पर अटैक करना है, हमें उस पर करना है। कोई किसी पे करता है, कोई इस पर करता है। इस लिमिटेशन के बजाय भी कुछ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द ड्रग दैट कीप HIV अंडर कंट्रोल। इन सब लिमिटेशंस के बाद भी कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं। एक ऐसी ड्रग है जो HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल में रख सकती है, लेकिन उसका कोई क्योर नहीं है। यानी कि वो कंट्रोल तो रख सकती है पर उसका क्योर नहीं। अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हो तो भी कभी ना कभी अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ एंड होगी, आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि किस तरीके से बीमारी को होने से बचाया जा सकता है, होने से बचा जा सकता है, बीमारी ना हो हमें, ऐसा क्या किया जा सकता है। ऑल ऑफ what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease। हमने अभी तक जो पढ़ा उसका मतलब ये है कि किस तरीके से एक पर्सन जो इन्फेक्शन से, यानी इन्फेक्शन जो उसे हो गई है, उस जिसको भी डिजीज़ थी, वो उस इन्फेक्शन से कैसे बच सकता है, कैसे उस इन्फेक्शन को ख़त्म करे अपने अंदर से, जिसको भी बीमारी है। तो बट देयर आर 3 लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विद इन्फेक्शनस डिजीज़। लेकिन इस अप्रोच के ना जो प्रिवेंशन का अप्रोच है
इस अप्रोच के कुछ लिमिटेशंस हैं इन्फेक्शनस डिजीज से डील करते हुए, यानी जो बीमारी फैलती है पर्सन टू पर्सन। द फर्स्ट इज दैट वंस समवन हैज़ द डिजीज, एक बार किसी को कोई बीमारी हो गई, देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड, बॉडी के फंक्शन खत्म, एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। यही प्रॉब्लम है कि कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो सकते। द सेकेंड इज द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, ट्रीटमेंट को टाइम भी लगेगा, विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज इज लाइकली टू बी बेडरिडन फॉर सम टाइम इवन इफ़ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट। वो कहता है कि पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि उसके नहीं हो सकता है, क्या होगा ही ऐसा कि पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाएगा और बॉडी के सारे फंक्शन डैमेज हो जाएंगे, जो इन्फेक्शनस डिजीज़ है। और दूसरा क्या है कि ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा और पर्सन को बेडरिडन रहना पड़ेगा अगर हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो भी। थर्ड क्या है कि जो पर्सन इन्फेक्शनस डिजीज से सफ़र कर रहा है हो सकता है कि वो इन्फेक्शन को और लोगों तक भी पहुंचा दे, जैसे आजकल चल रहा है बाहर कोविड की वजह से। दिस लीड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफिकल्टीज, वही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी औरों को अगर हो गया तो। इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मच बेटर दैन इट्स क्योर। इसलिए इन ऐसी बीमारियों के अंदर प्रिवेंशन जो है डिजीज़ का वो क्योर से बेटर है। इस बीमारी में क्या, हर बीमारी में ही प्रिवेंशन बेटर होती है उस चीज़ की क्योर से। तो देखिए आप यहाँ पे देखते हैं, हाउ कैन बी प्रिवेंट डिजीज़, बीमारी को प्रिवेंट कैसे करें, कैसे होने से बचें। देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं, वन जर्नल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़। एक तो है जर्नल और एक है स्पेसिफिक। जो सबके लिए है वो जर्नल, जो स्पेसिफिक है वो सिर्फ एक के लिए, हर एक डिजीज़ के लिए। द जर्नल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपोजर से बचना होगा। अगर हम बाहर नहीं जाएंगे, जैसे आजकल सरकार जो कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि बाहर मत जाओ, वो क्यों ऐसा कह रही है, एक्सपोजर से बचाने के लिए। हाउ कैन बी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शनस माइक्रोब्स, अब हम उस एक्सपोजर से बचें कैसे, उसके कॉन्टैक्ट में आने से कैसे बचें इन्फेक्शनस माइक्रोब के। इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम ईजी आंसर। अगर हम देखते हैं कि वो कैसे फैल रही है तो हम कुछ आसान से आंसर ले सकते हैं। जैसे अगर एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं जो चीज़ें छींक मारने से फैल रही हैं, उसका हम एक्सपोजर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करके जो कि ओवर क्राउड नहीं। तभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाओ, क्योंकि जैसे ही कोई छींक मारता है तो उसके जो एयर है नाक से जो निकली है वो बाहर भी बैक्टीरिया जाते हैं, तो उससे वायरस का खतरा होता है। तो फॉर वाटरबॉर्न, जो वाटरबॉर्न माइक्रोब्स हैं उसके लिए हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे तो भी हम बच सकते हैं। तो ये कैसे होता है कि हम कोई भी माइक्रोबल कंटेमिनेशन को अगर वाटर के अंदर मार दें, माइक्रोबल कंटेमिनेशन को तभी तो हम अपने घर में फ़िल्टर लगाते हैं ताकि जितने भी उसके अंदर बैड बैक्टीरिया वो सारे मर जाएं, तो उससे भी बचा जा सकता है। अगर वेक्टर बॉर्न है यानी कि जैसे कि मॉस्किटोज़ के थ्रू है तो हम क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम मॉस्किटो ब्रीडिंग को अलो करते हैं, यानी दूसरे वर्ड्स में कहें कि पब्लिक हाइजीन जो एक बेसिक की है किसी भी इन्फेक्शनस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। पब्लिक हाइजीन का मतलब हमारे आसपास के सराउंडिंग्स जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, इसलिए आजकल हर चीज़ सैनिटाइज की जा रही है ताकि डिजीज़ ना फैले। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन एडिशन टू दीज इशूज़ दैट रिलेट टू द इन्वायरमेंट देयर आर सम अदर जनरल प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शनस डिजीज़। इन सारे इश्यूज़ के अलावा भी कुछ जो जनरल इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन्फेक्शनस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। उन प्रिंसिपल्स को अप्रिशिएट करने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमने पहले नहीं पूछे हैं, अपने आप से पूछेंगे। नॉर्मली हम इन्फेक्शन हर बार रोज़ ही फेस करते हैं। अगर कोई कोल्ड हो जाता है किसी को या कफ हो जाता है क्लास में, तो जो वो बच्चा होता है वो दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन दे सकता है। पर सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्चुअली हर किसी को तो वो डिजीज़ नहीं होती ना, ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इम्यूनो सिस्टम जो है हर किसी की बॉडी का अलग अलग रहता है। नॉर्मली फाइट ऑफ कर लेता है माइक्रोब्स को, जो सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं ऐसी इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को किल करने में। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स ही मारते हैं। तो ये सेल्स जो होते हैं एक्शन में आ जाते हैं जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्टिंग माइक्रोब घुसता है, वो खुद मारने की कोशिश करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो वो नहीं आते हैं, डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में नहीं रह पाते हैं, वहीं मर जाते हैं। इम्यूनो सेल्स अगर मैनेज कर पाते हैं उस इन्फेक्शन को किल करने में लंबे समय तक, इससे पहले कि मेजर प्रोपोर्शन में वो फैल ले, तभी ऐसा हो सकता है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैल गया फिर इम्यूनो सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हमने पहले भी नोटिस किया कि जितने ज़्यादा इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स होते हैं, अगर नंबर ऑफ़ इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो एक डिजीज़ को छोटा बनाया जा सकता है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विद एन इन्फेक्शनस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज़। वो कह रहा है कि अगर मान लो कि हम किसी चीज़ से एक्सपोज हो जाते हैं, यानी कि मान लो कि हम इन्फेक्ट हो जाते हैं उस इन्फेक्टिंग माइक्रोब से, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई डिजीज़ है।
उससे इन्फेक्ट होकर डिजीज़ हो गया, पहले कोई डिजीज़ थोड़ी डेवलप हो रही है अंदर। तो वन वे ऑफ लुकिंग एट सीवियर इन्फेक्शनस डिजीज इज दैट इट रिप्रेजेंट्स अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। अगर कोई भी इन्फेक्शनस डिजीज हमें हो जाती है तो इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम वहाँ लैक कर रहा है। द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम like any other system in our body will not be good if proper and sufficient nutrition and food is not available। अगर हमारे इम्यून बॉडी के बाकी और फंक्शंस को कैसे काम करते हैं, अच्छा खाना मिलता है तभी, तो इसी तरीके से जो इम्यून सिस्टम है वो भी तभी अच्छा काम करेगा जब उससे भी उसकी प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी, नरिशमेंट मिलेगा। तो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल जो है इन्फेक्शनल डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, यानी कि तरीका क्या है इन्फेक्शनल डिजीज़ को प्रिवेंट करने का जो एक दूसरे से फैलती है, ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। हर किसी को अच्छा और साफ़ सुथरा और पूरे पोषण वाला खाना दिया जाए। ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी है, ना ही इसमें से कुछ यूज़फुल निकलेगा। मैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ। देखिए, दीज आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का एक जनरल सा वे है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखो, साफ़ सुथरी चीज़ खाओ, ठीक है, न्यूट्रिशियस वाली खाओ। स्पेसिफिक वेज भी हो सकते हैं, वो कौन से हैं? दे रिलेट टू अ पेक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट यूजुअली फाइट ऑफ माइक्रोब इन्फेक्शंस। लेट अस सेट एन एग्जांपल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। अब ये तो हो गया जनरल सा जो हर कोई करेगा, कुछ इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए ताकि वो फाइट ऑफ करता रहे, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से लड़ता रहे, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वेज भी होते हैं। वो कौन से होंगे ये हम एग्जाम्पल देकर समझते हैं। आजकल क्या हो रहा है, कोई भी स्मॉल पॉक्स नहीं है वर्ल्ड में, किसी भी बच्चे को किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं है। बट एज रिसेंटली एज 100 years ago स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स आर नॉट एट ऑल अनकॉमन। वही जैसे इस वक्त जो है वो भी एक एपिडेमिक है जिसे हम पैंडेमिक भी कह रहे हैं। एपिडेमिक एक्चुअली क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर कंट्री में आता है, पैंडेमिक जो हर जगह। तो स्मॉल पॉक्स भी पहले आया था वर्ल्ड के अंदर, तो बहुत साल पहले, लेकिन आजकल स्मॉल पॉक्स जो है वो कहीं नहीं दिखता, लेकिन 100 साल पहले हर जगह स्मॉल पॉक्स था। इस पेंडेमिक के स्टेज में लोग जो थे बहुत ज़्यादा डर गए थे किसी के आसपास आने से जो भी इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, क्योंकि उन्हें था कि वो उन्हें ना हो जाए, जैसे कि अब हो रहा है कि लोग डर रहे हैं। हाउएवर देयर वाज वन ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव दिस फियर। कई ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्हें इस बारे में डर नहीं था। दिस पीपल वुड प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर द विक्टिम ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो ऐसे लोग क्या कर रहे थे, उन जिन विक्टिम्स को, यानी जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स हो गया उन्हें केयर प्रोवाइड करते, उन लोगों को सिर्फ डर नहीं था, यानी कि हमारे डॉक्टर और नर्स स्टाफ आज भी नहीं है, उन्हें वो ट्रीट कर रहे हैं। दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव्ड इट ऑल्दो विद अ लॉट ऑफ स्कैरिंग। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको स्मॉल पॉक्स पहले हो गया था और उन्होंने सर्वाइव भी कर लिया, डरे बहुत ज़्यादा थे वो भी, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गए। जैसे कोविड से भी कई लोग सर्वाइव कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैव स्मॉल पॉक्स वंस देयर वाज नो चांस सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, यानी कि अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं होगा। सो हैविंग द डिजीज वंस वाज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज। और इसलिए हर कोई कहता था चलो एक बार हो जाए, बल्कि ठीक है, बार बार तो नहीं होगी ना फिर वही चीज़। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शनस माइक्रोब इट रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो जब भी किसी इन्फेक्शनस माइक्रोब को देखता है और उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि हमारी बॉडी में से किल करने की कोशिश करता है इम्यून सिस्टम, तो याद रख लेता है कि ये कौन सा माइक्रोब था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी पर्टिकुलर माइक्रोब या फिर उसका क्लोज रिलेटिव्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो इम्यून सिस्टम और भी अच्छे से रिग्रेस वे से उस पर अटैक करता है और इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है पहले से भी जल्दी। तो इसी वजह से यही बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन बने कि इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन भी इसी बेसिस पर बनाई गई। We can now see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body। तो अब हम क्या देखते हैं कि एक जनरल प्रिंसिपल क्या है कि हम इम्यून सिस्टम को फूल कर सकते हैं, कैसे एक मेमोरी डेवलप करके एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन को लेकर उसके दिमाग में कुछ और डाल के, यानी कि था कुछ और कर कुछ और दिया। इम्यून सिस्टम को पागल बनाया जा सकता है, यानी कि माइक्रोब सेम एक और माइक्रोब, यानी कि माइक्रोब कोई और, लेकिन वो दिखा से रहा है कि वो वही वाला है, ठीक है। तो हमें उसके लिए वैक्सीनेशन भी चाहिए होती है। दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज़। वो कहता है कि इससे क्या होता है कि डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट नहीं मतलब डिजीज़ नहीं होती है पर्सन को, लेकिन वो प्रिवेंट कर सकता है उसे बार बार होने से।
ठीक है, ताकि वो एक्चुअल डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर बार बार कोई इन्फेक्शन हो रही है तो वो डिजीज़ भी तो हो सकती है ना फिर उसके थ्रू अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैनी सच वैक्सीन आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग अ होल रेंज ऑफ इन्फेक्शनस डिजीज। आजकल बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं जिससे इन्फेक्शनस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है एंड प्रोवाइड अ डिजीज़ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। और फिर मीन्स ऑफ प्रिवेंशन भी हैं, जैसे कि आजकल जो चल रही है उसके लिए भी वैक्सीन सब ढूंढ रहे हैं कि वैक्सीन आ गई तो एक बार कंट्रोल हो जाएगा। जैसे वैक्सीन किस किस चीज़ के लिए बन चुकी हैं, टेटनस, डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड अमंग अदर्स, ये सारी चीज़ों की बन चुकी हैं। पोलियो तो जिसमें मतलब बच्चे को चलने की वो हो जाती है, चल नहीं पाता है, तो डिसेबल जिसे कहते हैं, स्पेशली एबल। दीज फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिजीज। इसलिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम किया गया ताकि बच्चे की बचपन में इम्यूनाइजेशन किए जाए ताकि उसे इन्फेक्शनस डिजीज़ आगे ना हो सके, एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज़ ना हो सके। Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. इस तरह के प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होंगे जब हर बच्चे के अवेलेबल होगी, यानी हर बच्चे की वैक्सीन दी जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई दिस शुड बी सो? कि ऐसा क्यों होना चाहिए कि आप सोच सकते हो? जैसे कुछ हेपेटाइटिस वायरस हैं जो कि जॉन्डिस कर देते हैं, जो कि वाटर के थ्रू फैलता है, ठीक है, तो इसके लिए भी एक वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए मार्केट में। पर मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो इंडिया के पार्ट्स में वो ऑलरेडी इम्यून है हेपेटाइटिस ए पे, उन्हें ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है, जैसे ही वो 5 साल के होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। अंडर दिस सर्कमस्टांसिस वुड यू टेक द वैक्सीन? वो कह रहा है कि जैसे देखिए वैक्सीन आ तो चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगने से पहले ही हेपेटाइटिस ए हो चुका है, जैसे ही वो 5 साल के हुए। तो इसका मतलब वो तो वायरस से पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं, यानी पानी के थ्रू। तो क्या अब उन्हें वैक्सीन लगाई जा सकती है? देखिए वैक्सीन का अब कोई मीनिंग नहीं है, अब तो उसको हो चुकी है, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर वैक्सीन लगा दें तो फर्दर उसे दोबारा नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे अब एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें रेबीज़ के बारे में बताया, तो मैं बता देती हूँ। रेबीज़ जो होती है एक तरह का स्प्रेड बाइट होता है, जो कि जैसे डॉग्स, कई डॉग्स होते हैं जो जैसे पालतू डॉग नहीं होते हैं, ऐसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको इंजेक्शन तो लगे नहीं होते रेबीज़ के। तो एक तरह का रेबीज़ भी एक वायरस है जो कि डॉग्स के और दूसरे एनिमल्स के थ्रू फैलता है। इसकी एंटी रेबीज़ वैक्सीन ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही बनाई गई है। देखिए असल में यहाँ पे क्या है कि पहले क्या होता था कि डॉग ने बाइट कर लिया, कोई भी वैक्सीन नहीं थी इस वायरस के अगेंस्ट, तो काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन अब ये रेबीज़ वैक्सीन बना ली गई है, तो इसलिए जिसको भी डॉग बाइट कर लेता है, स्ट्रे डॉग, तो उसको मतलब ये लगा देते हैं ताकि उसकी लाइफ भी ना ख़राब हो और उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो कि डॉग्स को होती हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आगे मैं मोर टू नो में इम्यूनाइजेशन और पेप्टिक अल्कर्स हैं और साथ में मोर क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के इन बिटवीन, वो भी कंप्लीट करा दूंगी। और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।